सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ जीएस टेस्ट सीरीज। और जीएस टेस्ट सीरीज का हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के अंतर्गत पार्ट 31 30 पार्ट तक हम पढ़ा चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियोस को देख लें। और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल सभी एग्जामों के लिए। इसमें हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो मेनली आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है। तो आपने पढ़ा है कि 110 से 120 दिन पढ़ा है आपने। तो दिन आपको इसमें नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक सप्ताह, एक माह, 4 माह, एक वर्ष। तो आप 120 दिन को कन्वर्ट कर सकते हो 4 माह में। कितने में? 4 माह इसको बोल सकते हो। तो इसका आंसर जाएगा 4 महीने। 4 महीने जीवन काल रहता है लाल रुधिर कोशिकाओं का। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो यह है कि उत्सर्जन का कार्य वक्र के अलावा और जो है मतलब क्या होता है या कहां से होता है। तो ये अगर हम बात करें तो ये स्किन से होता है। हमारे किससे होता है? स्किन से यहाँ पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा द्वारा। पसीना वगैरह निकलता है ना, तो वहां से भी ये जो है उत्सर्जन ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो कौन है। वायरस होता है या फिर युगलीना होता है या फिर राइजोबियम होता है या फिर अमीबा होता है। आखिर होता क्या है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई पूछी गई है। तो तंत्रिका तंत्र में देखिए नेफ्रॉन, न्यूरॉन और डेंड्रॉइड या फिर कोशिका काय क्या है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका जो है न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरोसर्जन भी हम बोलते हैं उसको, डॉक्टर जो इसका इलाज करते हैं न्यूरोसर्जन बोलते हैं। तो ये है न्यूरॉन इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूरॉन। और नेफ्रॉन जो है वक्र की इकाई होती है। किसकी? वक्र की इकाई होती है नेफ्रॉन। तो ये दो चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है मुकुलन किसमें अलैंगिक प्रजनन की विधि होता है। तो ये देखिए, ये मैंने शायद पार्ट 29 में भी बताया था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मुकुलन जो है ये हाइड्रा में मिलनी आपको देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? हाइड्रा में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं, मतलब जो सडन आपका इनहेरिटेबल चेंज हो जाएगा उसको आप क्या बोलोगे। तो मैंने उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा म्यूटेशन। अगला प्रश्न है मांसाहारी प्रदर्शित होते हैं। तो मांसाहारी जो होते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता है, अपघटक है या फिर जंतु पल्लवक है। आखिर वो है क्या? तो वो है द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं आपके मांसाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है कि उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व कैसा होगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, है ना, मतलब पिच कैसा होगा। हाई फ्रिक्वेंसी अगर वाली चीज है तो उसकी पिच कैसी होगी? तो उसका पिच भी हाई हो जाएगा। तो उसका पिच क्या होगा? उच्च ही होगा। अगला प्रश्न है कि एक उदासीन वस्तु में क्या होता है। तो देखिए उदासीन का मतलब है न्यूट्रल, और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता। प्लस माइनस मिलके वो एक दूसरे को काट देते हैं तो जीरो चार्ज हो जाता है। तो इसमें जो होगा धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान संख्या में पाए जाएंगे, तभी तो काटा जाएगा। जैसे मान लो जो कुछ भी है इसके ऊपर 2 प्लस 2 माइनस है तो एक दूसरे को काट देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा वो। तो इसका आंसर है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश जो है समान संख्या में होंगे, यानी कि फोर्थ वाला इसका एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दो पिंडों के मध्य आकर्षण का बल निम्न पर निर्भर करता है। दो पिंडों के मध्य, तो देखिए अगर ये छोटे पिंड है तो इसके बीच में कम आकर्षण होगा, जितना बड़ा उनका साइज होगा उतना आकर्षण जो है बढ़ता जाएगा। तो ये निर्भर करता है द शेप ऑफ बॉडीज, यानी कि पिंडों की आकृति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोई बहुत भारी पिंड जो स्वयं प्रकाशित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? नेबुला, तारा
या फिर कॉमेट या मतलब जिसको धूमकेतु भी बोलते हैं, या फिर उल्का पिंड क्या कहलाता है? तो बहुत भारी पिंड वो तारा कहलाता है, जैसे कि हमारा सन है, बहुत भारी पिंड है, खुद में प्रज्वलित है क्योंकि वहां पर 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, वहां पर जो है प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसको तारा ही बोलते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो देखो भैया, जैसे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रल होता है, तो उस पर कोई आवेश ही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई आवेश नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि भू तथा समुद्र समीर आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? तो यह आधारित होती है भैया जो ऊष्मा होता है, तो ऊष्मा संवहन की परिघटना पर, यानी कि बी वाला एकदम सही आंसर है, ऊष्मा संवहन की परिघटना पर यह आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, पढ़ते हैं कौन सा कथन गलत है। फ्यूज तार निम्न प्रतिरोध तथा गलनांक रखता है, एकदम सही है। हीटर का तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक रखता है, ये भी सही है, तभी तो वो जलता है। और फिर क्या दिया है एमसीबी के बारे में कि इन दिनों फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। एमसीबी का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये उसमें सेट किया जाता है कि 2 एम्पियर का है कि 3 एम्पियर का है। मान लो 3 एम्पियर का एमसीबी आपने लगाया तो इसमें 3 एम्पियर से ज्यादा अगर धारा आप डालोगे तो ऑटोमेटिक ये गिर जाएगा, मतलब कट ऑफ हो जाएगा, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये एकदम गलत है भैया, कोई भी क्लोज सर्किट होगा उसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला कि बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि को उत्पन्न करती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? यह ध्वनि हमारे द्वारा सुनी जा सकती है, गलत, क्योंकि हम नहीं सुन सकते। हम ध्वनि सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को, तो ये 15 है तो इसको हम नहीं सुन सकते, यानी ये गलत है। यह ध्वनि हमारे कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती, ये वाला एकदम सही है। यह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, ये भी गलत है। यह ध्वनि केवल ठोस में ही सुनी जा सकती है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है कि यह ध्वनि हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है कि एक प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा जाता है, एक तार है उसको n बराबर हिस्सों में काटा गया, तब ये भाग समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। फिर इनको जो है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 भागों में काटा और इसको समानांतर में जोड़ दिया गया, ठीक, पैरेलल में जोड़ा गया, समानांतर में जोड़ा, तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा? तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा यहाँ पर R/n²। क्या होगा? R/n²। इसको जब आप पैरेलल उसमें जोड़ते हो, ठीक है, समानांतर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इसका वो इतना ही को देखने को मिलने वाला है पैरेलल में जब आप इसको जोड़ोगे। अगला जो प्रश्न मिलने वाला है आपको वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, वह प्रयोग जो कि परमाणु क्रमांक की उपयोगिता सिद्ध करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम बोलते हैं कि जो आपका मोजले होता है वो एक्स किरण स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है, तो एक्स किरण स्पेक्ट्रम पर मोजले का कार्य। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बंध जो है दिशात्मक बंध होता है? तो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो सहसंयोजक बंध होता है वो दिशात्मक बंध होता है, और पिछले या फिर 29 वाले पार्ट में मैंने ये आपको बताया भी था। एक क्वेश्चन भी था कि इनमें से कौन सा सहसंयोजक बंध के मामले में गलत है, तो उसमें लिखा हुआ था कि आंसर जो था उसका कि यह बंध अदिशात्मक होता है, तो वो वाला हमने गलत बताया था क्योंकि यह दिशात्मक होता है। तो इसका आंसर है सहसंयोजक बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो इनमें से बात की जा रही है, तो इनमें से सबसे हल्का तत्व जो आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इनमें से सबसे हल्का तत्व है। जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से है, तो जल का जो उच्च क्वथनांक है वो किसके कारण से है? तो वो है मेनली आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके कारण है, जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत सेल में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? जो प्रकाश वैद्युत सेल में जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है CS। अब आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है ज्यादा से ज्यादा कि व्हाट इज CS, फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है इसका कमेंट करके बताइए, CS आखिर है क्या। चलिए, तो इसका आंसर है CS। अगला प्रश्न है सल्फा औषधि निम्न में से किसके व्युत्पन्न है? तो सल्फा जो है ये है व्युत्पन्न आपका ऑप्शन नंबर C वाला, सल्फेनिल एमाइड का, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है,
कौन सा है? तो ये है मेनली मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। कौन सा? देखिए इसमें ग्लोब आ रहा है तो इसमें भी ग्लोबिन हो रहा है, तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन आप इसको लगा सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पैन का पूरा नाम। तो ये पैन कार्ड नहीं है आपका, ठीक है, यहाँ पर पैन का पूरा नाम पूछा है ये, तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, कौन सा? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। तो इसका ये ऑप्शन देखिए, ये दोनों सेम से ही दिखेंगे लेकिन इसमें नाइट्रेट यहां पर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एलिसाइक्लिक यौगिक हैं, मतलब क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? तो वो जो है वो है यहाँ पर एलिफेटिक साइक्लिक यौगिक। क्या है? एलिफेटिक साइक्लिक यौगिक ही कहलाएंगे। तो अगला प्रश्न है पेप्सिन पाचक क्या करता है? तो भैया जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ही पचाता है। ठीक, अब कहां पर प्रोटीन को पचाता है? तो वो पचाता है अमाशय में, यानी कि पेट में प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन पाचक। तो पा से पेप्सिन और पाप से प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।